विचित्र, अचानक उसके पीछे एक तेज चीख सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा और दो लोगों को देखा, या बल्कि उनके अवशेष। उसने हमलावर को भी देखा और ध्यान से इस जानवर को निहारा। बची हुई लड़की भागने लगी, पर राक्षस ने उसे अपने विशाल पंजे से मार डाला। और एमसी यह देखकर भय से स्तब्ध रह गया। जब लड़की का सिर उसके पैरों के पास गिरा, वह मुश्किल से उल्टी रोक पाया और ग्रैडन से आंखें मिलाईं। उसे लाल भेड़ियों की मांद में ऐसे राक्षस की उम्मीद नहीं थी। जानवर ने अपने होंठ चाटे। वह उसे खाना चाहता था, इसलिए तुरंत पंजा मारा। सौभाग्य से हिमसेन समय पर कूद गया। राक्षस का आकार देखकर उसे लगा कि स्थिति बहुत खराब है, और उसकी धमकी भरी गुर्राहट ने इसकी पुष्टि की। नायक ने छिपकर दीवार के पीछे से कहा, सच में? राक्षस ने अपने विशाल पंजे से उस दीवार पर हमला किया जिसके पीछे नायक छिपा था। उसने बगल देखा और सोचा, क्या वह कौशल के बावजूद उसे देख रहा है? फिर वह दीवार से बाहर कूदा और कई पत्थर के टुकड़े सीधे उस पर आ गिरे। उसने सोचा, लानत हो। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया और वह राक्षस के ठीक सामने। फिर उसने एक पत्थर की ढाल बनाई और उसे अपने सामने रख लिया। जमीन से उछलकर वह ग्रैडन के एक सिर पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। राक्षस ने हमला करने के लिए मुंह खोला और एमसी ने दांत भींचकर कहा, लानत हो। उसने अपना बैग फेंका, फिर हाथों में ऊर्जा जमाकर 3 आग के गोले दागे। हमला सीधे राक्षस के सिर पर लगा और नायक ने बैग उठाते हुए कहा कि वह बाल बाल बच गया। इसके बाद वह उल्टी दिशा में भागा और पीछे मुड़कर कहा कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बेहद शक्तिशाली। वह कहां से आ गया? यह 15 से 20 स्तर की काल कोठरी है। फिर उसने हाथों में ऊर्जा केंद्रित की और आग का गोला बनाकर दोहरा वार राक्षस के सिरों पर किया। उसने देखा कि इस रफ्तार से माना, पर इससे पहले वह कुछ कह पाता, राक्षस ने विशाल पंजे से उसकी पीठ पर हमला किया। नायक गिर पड़ा और उठते हुए बोला, जिंदा हूं। सिस्टम विंडो दिखी। वैम्पायर बैट रोब दुर्लभ, घना, लचीला और नहीं फटता। यह किराए के उपकरण से मजबूत था। फिर उसने राक्षस को देखा और खड़े होकर कहा कि वह ऐसे दूर नहीं जा पाएगा। राक्षस का जीवन कम हुआ था, पर उसे और तेजी से भागना था। भागते हुए सामने सिस्टम विंडो दिखी। त्वरण गोली, चपलता 1 बढ़ाती है, 100 से ऊपर चपलता वालों पर असर नहीं। उपयोग, अवशोषण। अगले पल उसने गोली निगली और बोला, ऐसे। 20 मिनट बाद गुफा में एक मशाल जल रही थी। नायक ने दूर देखते हुए कहा, बढ़िया, अवशोषण पूरा हुआ। मुस्कुराते हुए नायक ने कहा कि यह शानदार है। भले ही 100 दिन लगें, वह इसे पकड़ लेगा। फिर उसने अग्निगोला तकनीक का फिर से उपयोग किया और आगे भेज दिया, पर राक्षस ने वार से बचने के लिए सिर फैलाया और वह चिल्लाया, एक और। उसने अग्निगोला सीधे राक्षस के पंजे पर मारा, एक छोटा हिस्सा छूते हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसे चलता रहा तो वह पक्का इसे पकड़ लेगा। फिर आश्चर्य से आगे देखा और पूछा, क्या? यह क्या है? पुनर्जनन? राक्षस के ऊतक ठीक होने लगे और उसने देखा कि अग्निगोला बेअसर था। अरे यार! फिर वह उल्टी दिशा में भागा और पूछा, क्या कोई बेहतर चीज है? राक्षस उसके पीछे दौड़ा और एमसी ने सिस्टम विंडो देखी, जिसमें अग्निगोला उत्पाद हाईलाइट था। एक सक्रिय कौशल, जो शक्तिशाली भेदन क्षमता वाला अग्निगोला। उसने देखा कि यह थोड़ा महंगा था। फिर उसने तय किया कि यही काम चलाएगा। पहले वह बचेगा, फिर आगे की सोचेगा। उसके हाथों में एक किताब प्रकट हुई। फिर वह रुका, मुड़ा और हाथ में अग्निगोला बनाने के लिए ऊर्जा एकत्र की। जब ग्रैडन पास आया, उसने गोला घुमाया और प्रार्थना की कि यह काम करे। वह चिल्लाया, अग्निगोला! और तुरंत उसे राक्षस पर फेंक दिया। उसने देखा कि निशाना सही लगा। राक्षस का सिर फट गया और बाकी सिर हिंसक रूप से हिलने लगे। उसने कहा, वाले सिर पर निशाना लगाया पर चूक गया। निराश होकर उसने कहा, लानत है। उसने अपना बैग गिराया और दोनों हाथों में अग्निगोले। वह फिर मुस्कुराया, देखें कौन किसे पाता है। फिर उसने जमीन से छलांग लगाई और राक्षस पर आग का गोला फेंका, पर वह बच गया। उसके बाद नायक ने कूदकर फिर से आग का गोला फेंका, जिससे राक्षस का एक और सिर फट गया। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने स्टेटस विंडो खोली। उसने देखा कि उसका मना कम हो रहा था, पर स्टैमिना ठीक थी। अगर वह मना के बहाल होने तक टिक जाए तो जीत उसकी होगी। इस बीच कई खिलाड़ी सुरक्षाकर्मियों के शवों के साथ वहां पहुंचे। डरा हुआ जैक रुका और बोला कि उस पर यहां हमला हुआ था। चिन्ह छूटे थे। साधारण राक्षस नहीं था। मैरी ने विशाल पद चिन्हों को देखकर पूछा, क्या उन्हें इनका पीछा करना चाहिए? क्लोर्के ने पूछा, क्या वह कह रही थी कि हम यहीं? रॉन ने कहा कि वे गेट के इस ओर सुरक्षाकर्मियों से संपर्क नहीं कर पाए थे। तो क्या उन्हें इन पटरियों के मालिक से कोई और विचार मिला?
जैक ने कहा कि वे किसी भी हाल में दूर नहीं रह सकते, उन्हें हर जगह तलाशी लेनी थी। रॉन ने हाथ बांधकर कहा कि ऐसे में उसे अकेले जाना चाहिए। वह कर्तव्य निभाते हुए कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता था। जैक ने गुस्से से पूछा, तो अंदर के खिलाड़ियों का क्या? उसने झल्ला कर कहा, उसे कैसे पता? वह ऐसे राक्षस से लड़ने नहीं आया था। जैक चिल्लाया, क्या उसने सब कह दिया? रॉन ने अब क्या? मैरी ने उसकी छाती पर हाथ रखकर उन्हें शांत रहने को कहा। क्लार्क ने जैक को कंधे से पकड़कर रोका और कहा, अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। इस समय नायक ने देखा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे लौट रही थी। राक्षस अभी भी थका नहीं था। उसने सोचा, क्या यह पौराणिक हाइड्रा जैसा है? हमें उसके सिर के ठीक होने से पहले जीतना होगा। उसने फिर एक अग्निभाला बनाया और कहा, अगर वह चूका तो मर जाएगा। ग्रैडन के बचे सिर को देखकर उसने पीछे से एक छुरा निकाला, जमीन पर फेंका और बोला, लंबी लड़ाई मूर्खता होगी। दोनों हाथों से भाला थामकर उसने घोषणा की कि वह अंत करेगा। यह पागलपन था, पर उसने गहरी सांस ली और हमले के लिए तैयार हुआ। और जमीन से उछलकर उसने अग्निभाला घुमाया। उड़ते हुए उसने बगल देखा, फिर हवा में मुड़ा। जब राक्षस ने पंजा आगे बढ़ाया, उनकी नजरें फिर मिली। नायक ने भौहें सिकोड़ी, फिर से उछला और भाले से राक्षस का सिर घायल किया। ग्रैडन ने फिर पंजा आगे किया और उसने दोबारा वार करके एक उंगली काट दी। राक्षस जोर से चिल्लाया और किनारे की ओर झुक गया। नायक मौका देखकर राक्षस के पीछे से घूमा और उसकी पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ा। गर्दन पर चढ़कर उसने फिर से वार किया और भाले को राक्षस के सिर में घोंप दिया। वह भी नष्ट हो गया और उसे राहत मिली कि यह आखिरी था। फिर उसने देखा कि राक्षस का सिर ठीक हो रहा था और वह बहुत मजबूत था। अब असली अंतिम प्रहार। उसने ज्वलंत भाले को मजबूती से पकड़ा और फिर से जमीन से उछलकर हमला किया। भाला घुमाकर उसने राक्षस का पंजा काटा, फिर जोरदार धमाका हुआ और राक्षस गिर पड़ा। एमसी हाँफ रहा था, पसीने से तर था और उसके दस्ताने जल गए थे। उसके सामने सिस्टम विंडो दिखी। अद्भुत उपलब्धि, दुर्लभ। उसने अकेले 3 सिर वाले ग्रैडन को मारा। एक दुर्लभ नामित राक्षस। इनाम है 3 सिर वाले ग्रैडन को अकेले गिराने वाले का खिताब, दुर्लभ। वह चकित रह गया। नामित राक्षस? क्या इस जीव का कोई नाम था? तभी एक और सिस्टम विंडो दिखी। उसने हैरानी से पूछा, एक और किताब? सिस्टम ने कहा, अद्भुत उपलब्धि, दुर्लभ। उसने अकेले उच्च स्तरीय राक्षस को मारा, जिसके साथ 100 से ज्यादा स्तर का अंतर था। इनाम है पहले स्तर के विनाशक का खिताब, दुर्लभ। उसने सोचकर कहा, अच्छा है, 2 खिताब मिले, पर मेहनत के हिसाब से। फिर उसने राक्षस को देखा जिसका शरीर घुल रहा था और एक किताब जमीन। उसने हैरानी से पूछा, ये? फिर किताब उठाई और सिस्टम ने कहा, अमृता की पुस्तक, अनोखी, दुर्लभ, निष्क्रिय कौशल। वह तब तक नहीं मरेगा, मृत्यु से बचने पर घाव धीरे धीरे भरेंगे, कौशल विकसित होगा। दुर्लभ गुण, सिर बचा रहे तो मरेगा नहीं, घाव धीरे धीरे भरेंगे। अगर वो सिर की रक्षा करे तो वो अजेय हो जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि धीरे धीरे का क्या मतलब है, पर यह एक अनोखा, विकासशील, दुर्लभ। उसने ऐसी चीज न तो कभी बिकते देखी, न ही असल जिंदगी में। टैंक वाले इसके लिए जरूर लड़ेंगे। ये चीज दुर्लभ है, पौराणिक या वीर श्रेणी के बराबर। धे के बैग में डाला, कहा, सबसे खास बात, ये दुनिया में एकमात्र है। अमृता कौशल पढ़ना चाहेगा? उसने हाँ कहा और किताब उसके हाथों में घुल गई। उसने अपने हाथ पर ध्यान दिया और देखा कि वह ठीक हो रहा था। तो ये स्टैमिना खत्म करता है, पर उसके पास काफी था, तो मुट्ठी भींचकर रैंक देखने का फैसला किया। सिस्टम ने बताया, रैंक 1 डिस्ट्रॉयर कॉमन, हर स्टैट 5 बढ़ाता है। वह खुशी से बोला, पागल, और यह कॉमन रैंक है, उच्च रैंक पर 2 गुना बढ़ेगा। फिर बगल देखकर पूछा, यह भी? सिस्टम ने कहा, जिसने अकेले 3 सिर वाले ग्रैडन को हराया, रेयर, स्टैमिना 3 बढ़ाता है। उसने सोचा यह बुरा नहीं, और ग्रैडन अच्छा था। या टीम? शॉन आगे दौड़ते हुए चिल्लाया, खिलाड़ियों का पता चला है। शिन यूना टीम लीडर ने कहा कि वे प्लेयर एसोसिएशन से थे। खिलाड़ी आश्चर्य से पलट गए और पूछा, क्या? उन्हें बताया गया कि कालकोठरी में उच्च श्रेणी का लाल बालों वाला राक्षस दिखा था। कृपया जल्दी से कालकोठरी छोड़ दें।
पहले से ही 2 मृत खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है? ऊना ने पुष्टि की, फिर पूछा, क्या अन्य उच्च रैंकिंग वाले राक्षस हैं? शॉन ने अपना हाथ जमीन पर रखा, क्षमता का इस्तेमाल किया और कहा कि सिर्फ लाल फर वाले भेड़िए। उसने अपनी बाहों को छाती पर मोड़ा और राहत की सांस ली। फिर शॉन ने कहा कि उसने खिलाड़ियों का पता लगाया है। उसने पूछा, किस दिशा में? कितने थे? उसने आश्चर्य से उत्तर दिया, एक व्यक्ति। इस बीच नायक शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था जब उसने अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनी। हत्यारा दल के सदस्यों ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वे वास्तव में इस रास्ते पर जा रहे थे। नायक ने मुड़कर कहा, यह क्या बकवास है? ये लोग। उसे लगा कि वे उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं। फिर उनके कवच और हथियार देखे, सोचा बहुत फैंसी हैं। ऊना ने पूछा, क्या वह ठीक है? उसने कहा, ठीक हूं। उसने फटा दस्ताना देखा, लगा वो जर्जर है। क्या वह किसी राक्षस से मिला था? उसने पूछा, वो राक्षस? वह बोली, लाल भेड़िया गुफा में एक खतरनाक राक्षस था जो यहां नहीं हो सकता। उसने सोचा कि वह उसे मार चुका है। क्या संघ को ग्रैडन के बारे में पता था? फिर उसने कहा कि वह उससे मिला था। वह चौंक गई और पास आकर पूछा, वह अब कहां है? कहीं पास ही। जब वह बहुत करीब आई, उसने कहा कि वह डराना नहीं चाहती। वह उस व्यक्ति पर बहुत दबाव डाल रही थी जो चमत्कारिक रूप से बच गया था। फिर उसने उसके हाथ में एक औषधि रखी और कहा, इसे लो, यह घावों में मदद करेगी। एमसी उलझन में सोचा, क्या यह महंगी चीज नहीं है? सिस्टम बताया, दुर्लभ चिकित घावों को जल्दी भरता है। ऊना ने मुस्कुराकर कहा, इसे सीधे घायल हाथ पर लगाओ। फिर उसने कहा कि उसे राक्षस के बारे में कुछ बताना है। उसने कहा, हां, मैं सुन रही हूं। उसने बताया कि वह काले फर वाला विशाल 3 सिर का पैंथर था। ऊना ने सोचकर कहा कि उसने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा। बाकी टीम भी उलझी थी। नायक ने कहा कि वह घर जितना बड़ा था। फिर उसने इशारा करके कहा कि वह उस दिशा में गया। वह मुस्कुराई, धन्यवाद दिया और वे तुरंत उस दिशा में चल पड़े। नायक ने हैरानी से कहा कि वे कितने तेज थे। अच्छा हुआ कि उसने उसे मार डाला। अगर वो नहीं मार पाता तो मदद आने से पहले सब तबाह हो जाता। परिणाम ठीक था। उन लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ समय बाद एसोसिएशन टीम एक बंद गली में शिकार स्थल पर पहुंची। एक ने कहा कि लगता है यहां काम खत्म हो गया है। रोजर ने पूछा, क्या वह पोर्टल से वापस नहीं जा सकता? ऊना ने कहा, संभव है, पर फिर स्थिति और गंभीर हो जाएगी। उस राक्षस ने पहले ही खून छक लिया था। पता नहीं कब फिर से आकर हमला करेगा। पहले उन्हें एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। शॉन ने हथियार कंधे पर रखकर कहा, वह समझ गया और बता देगा। फिर ऊना सोचते हुए आगे बढ़ी और रोजर ने चिंतित होकर पुकारा। उसने पूछा, क्या वो आदमी सुरक्षित निकला होगा? उसने कहा, शायद साथी खोकर चमत्कारिक रूप से बचा। उसने कहा, उसे जाना है, वे यहीं रुकें। रोजर ने पूछा, वह कहां जाएगी? उसने कहा, वह अकेले पड़े खिलाड़ी की चिंता कर रही है, उसे ढूंढना चाहती है। कैस ने कहा कि वह ठीक हो जाएगा। यह खतरनाक हो सकता था। वह मुड़ी और मुस्कुराई और उसने जवाब दिया कि यह सच था। रोजर ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे यहीं इंतजार। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह गुफा से होकर गुजरी और चारों ओर वह पोर्टल के पास पहुंची और देखा कि वह पहले ही अब वह सुरक्षित है ना? इस बीच एमसी घर पर था। उसने अपने हाथ को देखा और पाया कि प्रभाव सोचे से बेहतर था। यह धीरे धीरे अपने आप ठीक होता है, पर उपचार कौशल से प्रभाव अच्छा है। फिर वह सोफे पर लेट गया और कहा कि वह बहुत थक गया था। उसी समय उसकी मां घर आई और देखा कि वह आज जल्दी आया था। उसके चेहरे पर क्या हुआ था? वह सोफे पर बैठा और सोचा कि उसने बहुत अंक खर्च किए हैं। इसके बाद वह अजीब से मुस्कुराया और कहा, मैं आज बस थोड़ा थका हुआ हूं। वैसे क्या उनके पास खाने को कुछ है? उसने आंखें बंद करके पूछा कि वह क्या कर रहा था कि दोपहर का खाना भी भूल गया। वह चूल्हे की ओर गई और उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा। वह जल्दी से कुछ बना। सिर दुख रहा है। अगर वह इतनी जल्दी अंक खर्च करेगा तो यह अच्छा नहीं होगा। उसी पल उसकी मां ने फोन उठाया और अपनी बेटी का अभिवादन किया। वह पहले से ही काम पर थी। हैंसन, वह घर पर है। कोई दुर्घटना? क्या हुआ? क्या बहुत लोग मारे गए? नायक का चेहरा बदला और उसने सोचा कि लापता लोगों की पहचान पत्र से की गई होगी। उन्होंने जांचा कि कौन अंदर गया और कौन बाहर निकल पाया। खबर में कहा गया, ताजा समाचार, लाल बालों वाले भेड़िया काल कोठरी में हताहत। 30 लोगों के हताहत होने की पुष्टि। 30 मृत, 1 घायल, लापता। उसने सोचा, क्या जानकारी अभी अपडेट नहीं हुई? तभी उसकी मां बोली। वह नायक के पास गई और कहा, इसलिए वह आज जल्दी आया। वह अजीब से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, उसने वो राक्षस नहीं देखा। उसने कहा, यह बहुत खतरनाक काम है, उसे उनके लिए जोखिम नहीं लेना चाहिए। वह उसके पास बैठी, कंधे पर हाथ रखा
और उसने कहा कि उसे यह काम पसंद, उसे मजा आता था। काल कोठरी में वह राक्षस मारता और मजबूत होता है। इस बीच रेड वुल्फ काल कोठरी अस्थायी रूप से बंद हो। राक्षस ट्रैकर किम डोंग सू ने दीवार छूकर कहा, 2 गार्ड मारे गए क्योंकि वे उसका सामना नहीं कर पाए। सबूत मिले कि राक्षस स्थानिक द्वार से निकला, पर वापस जाने का कोई निशान नहीं था। यूना ने हैरानी से पूछा, क्या वह कह रहा है कि वो राक्षस अभी भी यहीं कहीं घूम रहा है? उन्होंने हर जगह अच्छी तरह खोजा। उसने सोच समझकर जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि यहां क्या हुआ। उसने घोषणा की कि वह उसके साथ जाए। वे चले गए और उसने मुस्कुराते हुए, वह खुश था कि उसके जैसा विश्वसनीय व्यक्ति उसके साथ था। उसने जवाब दिया, आखिर यह उसका काम। उसके बाद डोंगसू ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर हाथ रखा और कहा, यहां उसने शिकार कर रहे निचले स्तर के खिलाड़ियों पर हमला किया। अब ये वह सोचती थी, वह किस बारे में बात कर रहा है? उसने बताया कि मॉन्टर्स ने खिलाड़ी पर हमला किया, लेकिन वह मरा नहीं बल्कि मुकाबला किया, और भयानक लड़ाई के बाद वह आगे भागा और बताया कि वे जारी रखते हुए वार का आदान प्रदान करते रहे। एक लड़ाई हुई, लेकिन यहां छोड़ा गया खिलाड़ी अकेला। डोंगसू आगे दौड़ते हुए बोले कि उन्हें अभी भी आग के जादू के अवशेष महसूस हुए और यह लगा कि उसने माना कि राक्षस से लड़ने वाला खिलाड़ी जादुई तलवारबाज था। कुछ पल बाद वे राक्षस के विशाल पद चिन्हों के पास रुके। उसने सोचकर कहा कि राक्षस को यहां गंभीर चोट लगी थी। उसका बहुत खून बह गया था। अनजान घायल कर दिया था। फिर ट्रैकर ने कहा कि वह सोचता था कि यह जादुई तलवारबाज था, पर शायद तेज जादूगर भी हो सकता था। उसने बहुत शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया था। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़े। उसने कहा कि यहीं पर। उसने पूछा, यहां? उसने कहा हां, और अब उसे यकीन था कि वह जादूगर था। यहां नजदीकी लड़ाई हुई, फिर जादू से मारा। नहीं, वह पक्का जादुई तलवारबाज ही था। सबसे संभव है राक्षस का बचा जादू वस्तुओं या मना पत्थर में बदल गया, इसलिए वे शव नहीं पा सकेंगे। था कहना अद्भुत था। इसलिए वे एक विशेषता पर टिक नहीं सकते, और उसने अकेले उच्च स्तर के राक्षस से लड़ाई की। तो अंत में क्या हुआ? लगता है कि यहां लड़ने वाला खिलाड़ी लगभग स्तर 24 का था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़। वह सुरक्षा अधिकारी भी नहीं था। स्थानिक द्वार की निगरानी करने वाले 2 लोग तुरंत मारे गए। जमीनी ओर से सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हत्या टीम के आने तक राक्षस को नहीं पकड़ा। यूना ने सोचकर कहा, यह एक असाधारण खिलाड़ी था। डोंगसू ने हाथ आगे करके पूछा, क्या वह बिना नवीनीकृत आईडी वाला व्यक्ति हो सकता है? यह हर 2 साल में नवीनीकृत कर। उसने कहा कि हो सकता है, पर फिर भी अजीब लगता है। आईडी नवीनीकरण से पहले कितना लेवल अप कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50 लेवल के आसपास, और किसी गिल्ड ने मदद नहीं की। उसने कहा, हां, यह तो वाकई अजीब है। दस्ताना उतार कर जेब में रखा और कहा, अगर सच भी हो तो उच्च लेवल का खिलाड़ी यहां क्यों आएगा? यूना ने पूछा, क्या वह उस खिलाड़ी का पता नहीं लगा सकता? उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वह कोशिश कर सकता है। नया दस्ताना पहनकर हाथ जमीन पर रखा, कहा कि लड़ाई के बाद निशान मिट जाते हैं। खिलाड़ी को ढूंढना आसान नहीं, और काल कोठरी का इलाका भी अनुकूल नहीं है। उसने पूछा, पर क्या वो खिलाड़ी और राक्षस की लड़ाई के निशान पा सका? उसने हिचकते हुए कहा कि इतना बड़ा राक्षस बिना निशान छोड़े नहीं जा सकता। उसने सामने के विशाल पद चिन्ह देखे और पूछा, क्या उसने देखा? इतना बड़ा राक्षस हमेशा आसानी से ट्रैक करने योग्य निशान छोड़ेगा, जबकि एक हल्का खिलाड़ी बिना लड़े कोई निशान नहीं छोड़ेगा। यह भी पता नहीं चला कि खिलाड़ी ने लड़ाई के बाद कोई कौशल इस्तेमाल किया था। अगर उसने कुछ भी किया होता तो वह बची हुई जादुई ऊर्जा से उसका पता लगा सकता। यूना ने निराशा से कहा कि लगता है उसने असंभव काम मांगा था। वह माफी मांग रही थी। वह झुकी और वह भी झुका, कहते हुए कि ऐसा नहीं है, उसे माफ करें कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। उसने कहा कि बस अब वापस चलना चाहिए। वह उससे सहमत हो गया। कुछ देर बाद वे काल कोठरी से बाहर आए और यूना, जो खिलाड़ी संघ में थी, कहा कि उस दिन काल कोठरी में आए खिलाड़ियों की सूची पर करीब से नजर डालनी होगी। एक ताकतवर खिलाड़ी ने लेवल 100 का राक्षस मारा, पर 2 साल न बीतने से आईडी नहीं बदली। अगर ऐसा कोई खिलाड़ी था तो वो प्लेयर्स एसोसिएशन में जरूर होना चाहिए। वे फिर से किसी होनहार खिलाड़ी को दूसरी गिल्ड को नहीं दे सकते। प्लेयर्स एसोसिएशन सरकार के नियंत्रण में है। दूसरी तरफ गिल्ड एक निजी संगठन है। आपदा के बाद शुरुआती सालों में एसोसिएशन का दबदबा काफी था।
एसोसिएशन में बेहतरीन कौशल वाले ढेरों खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन समय के साथ एसोसिएशन का असर काफी कम हो गया। दूसरी ओर गिल्डों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। खिलाड़ियों, राक्षसों और उनके ठिकानों की सही समझ के बिना नेता एसोसिएशन में ऊंचे पद पर आ गए। देशभक्ति की आड़ में वे खिलाड़ियों को कौड़ियों के लिए काम करने पर मजबूर करने लगे, जबकि बड़ी कंपनियों द्वारा समर्थित गिल्ड उन्हें बेहतर विकास के अवसर दे सकते थे। खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने अच्छे वेतन और उच्च पदों का वादा करना शुरू किया। संघ ने अपनी आंतरिक संरचना में सुधार करना शुरू कर दिया। राजनेताओं को एक एक करके हटाया जाने लगा। खाली पदों को भरने के लिए साधारण खिलाड़ियों को कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। इन सुधारों के बाद संघ के खिलाड़ियों को निजी गिल्ड के खिलाड़ियों के बराबर वेतन मिलने लगा। समर्थन और अच्छे वेतन का वादा करके वे खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। कुछ समय बाद संघ अपनी अच्छी प्रतिष्ठा वापस पाने में सफल। आज यह समृद्ध हो गया है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में अभी भी गिल्ड से पीछे है। यह निश्चित रूप से एक नया खिलाड़ी है जिसमें उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के बराबर क्षमता है और वह उसे जाने नहीं देगी। इस बीच एमसी ने सामान पैक कर कहा कि उसे लाल भेड़ियों का शिकार पूरा करना है। वह पहले ही घर के पास की सभी काल कोठरियों में जा चुका था। सौभाग्य से लाल भेड़िया काल कोठरियां सिर्फ यही नहीं है। कुछ देर बाद वह हवाई अड्डे पहुंचा और चलते हुए सोचा कि इस कौशल को कैसे सुधारें, पर नेट पर कुछ नहीं मिला। सिस्टम में अमृता की किताब की जानकारी थी। उसने सोचा क्या इसे लगातार इस्तेमाल करना चाहिए, पर यह निष्क्रिय कौशल था। वह खुद को चोट नहीं दे सकता। उसने कहा कि उसे काल कोठरी से मिले पत्थरों को छिपाने का तरीका सोचना होगा। वह संघ के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब उसे उनकी नजरों से बचना था। निजी सामान की जांच का कारण क्या था? क्या राक्षस अंडे या बीज जैसी खतरनाक चीजें निकालने के लिए? हालांकि यही कारण बताया गया। असल में खिलाड़ियों को टैक्स चोरी से रोकना था, इसलिए उसे सही तरीके से करना था। स्पष्ट था कि खिलाड़ी संघ और बड़े गिल्ड कार्टेल जैसे थे। फिर वह बिस्तर पर बैठा और सिस्टम विंडो खोलते हुए बोला कि कोई रास्ता तो होगा। उसे लगा कि उसने इसे यहीं कहीं देखा था, और फिर वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। उसे मिल गया। सिस्टम विंडो ने आइटम सब स्पेस, एक सक्रिय कौशल दिखाया। खिलाड़ी एक सब स्पेस खोल सकता है जिसे सिर्फ वह एक्सेस कर सकता है, पर उसमें जीवित प्राणी नहीं रख सकता। फिर उसने कीमत देखी और कहा कि बहुत महंगा है, पर उसे यह चाहिए। सिस्टम ने पूछा, क्या वह सब स्पेस एक्टिव स्किल बुक रेयर खरीदना चाहता? खरीद के बाद माल या पैसा वापस नहीं किया जा सकता। उसने अपनी पसंद की पुष्टि की और अगले पल उसके हाथ में एक किताब आ गई। सिस्टम ने पूछा, सक्रिय कौशल उपस्थान की किताब पढ़ें? उसने कहा, कैसा सवाल है? अगले पल बोला, उपस्थान। सामने एक छोटा पोर्टल दिखा। मुस्कुराकर उसने कहा, वाह कितना शानदार है। फिर उसने ध्यान से अंदर देखा और कहा, सोचा था उससे ज्यादा बड़ा है। यह उस कोशिवॉन जितना बड़ा था जहां वह पहले रहता था। शांत रहो। क्या अब शिकार का वक्त नहीं हुआ? कुछ देर बाद वह गेट पर पहुंचा। आईडी देखकर पूछा, सब ठीक रहेगा? कवच पहने खिलाड़ियों को देखकर बोला, इस पहनावे में कुलीन लगूंगा और यहां कई अजीब लोग होंगे। फिर उसने कर्मचारी को आईडी दी। धन्यवाद देकर वापस लेने ही वाला था कि कर्मचारी ने रुकने को कहा। वह सुंदर है ना? कुछ समय बाद उसने काल कोठरी के राक्षसों को हराया और सिस्टम विंडो देखी जिसमें लिखा था, अद्भुत उपलब्धि, दुर्लभ। उसने अकेले ही 1000 लाल फर वाले भेड़ियों, एक उच्च स्तरीय इनाम, उपाधि, लाल फर वाले वुल्फ स्लेयर, दुर्लभ। उसने चेहरे से केप हटाया और देखा कि सब कुछ सुचारू रूप से हुआ। उसे याद आया कि कर्मचारी ने उंगलियों के निशान जांचने की बात कही थी, पर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बिना किसी समस्या। फिर उसने एक उपस्थान बुलाया जो उसके खनन किए पत्थरों को खींचने लगा। कुछ पत्थर उठाकर उसने कहा, ठीक है। कुछ अपने बैग में रखते हुए कहा, मुझे कुछ साथ ले जाना है। इस बीच सेवू गिल्ड के उप प्रमुख जांग स्योनू ने पूछा, क्या कोई नया व्यक्ति है जिसमें मां जेह्यून की दिलचस्पी है? सेवू गिल्ड की दूसरी टीम के नेता सुह ताओंग ने सोचते हुए सिर खुजाया और कहा कि यह सच है। जानकारी पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वे अभी भी सब कुछ सावधानी से छिपा रहे थे। उनकी राय में उन्हें पहले उसे रोकना था। सोनू ने मुस्कुराकर उसे बताने को कहा। उसने कहानी शुरू की और पूछा, क्या वह सच में 2 महीने में ही 15वीं से 20वीं लेवल की डंजन में अकेले गया? उसने कहा, हाँ, पर यह मुख्य बात नहीं है। एक खिलाड़ी ह्यून सेओंग ने शायद 20 लेवल के नियम तोड़े हैं। सोनू का चेहरा आश्चर्य से बदल गया। उसने पूछा, सच में? वो बोला, पक्का नहीं, पर संभावना ज्यादा है। उसने पूछा, उसे अभी तक नहीं खरीदा? ताइयोंग ने कहा,
नहीं, उसने सोचा कि बातचीत रुकी है क्योंकि उसने बहुत पैसे मांगे। उप प्रमुख ने पूछा, कितने? वो बोला, 100 अरब वोन। सोनू चिल्लाया, क्या वो पागल है? 100 अरब वोन मांगने वाला बच्चा? वह अजीब से मुस्कुराया और बोला, हाँ, 100 अरब वोन सब कुछ कर सकने वाले उच्च स्तरीय खिलाड़ी को नियुक्त करने की राशि है। सोनू ने कहा, अगर ऐसा है तो यह सिर्फ राशि का मामला नहीं है। ताइयोंग ने जोड़ा, ह्यून सेओंग जमा के बाद ही अपनी स्थिति दिखाने को तैयार है और जी हुन पहले उसकी स्थिति जानना चाहता है। उपगिल्ड नेता ने मुस्कुराकर कहा, जी हुन अभी भी उतना ही मूर्ख और अनिर्णीत है। बिल्कुल सही, लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। उसके जैसे लोगों की वजह से वह पहले ही हाना जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों से वंचित हो चुका है। वह फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा। आखिरकार वह सिर्फ एक भर्ती करता है, न कि डंजन क्लियरिंग लीडर या गिल्ड लीडर। पहले वे जमा राशि देंगे और फिर स्टेटस विंड। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वे उसे गलती में पकड़ लेंगे और पैसे ले लेंगे। फिर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके ताइयोंग को दिए और कहा कि वह खुद हस्ताक्षर होते ही वे तुरंत 100 अरब वॉन का भुगतान करेंगे। वह चकित रह गया। क्या वे सचमुच भुगतान करेंगे? उसने जवाब दिया, अगर अनुबंध ठीक रहा तो समस्या होने पर वे सारे पैसे लौटा सकेंगे। उसने दस्तावेज लेकर कहा कि वह समझ गया। फिर वह दफ्तर से निकला और सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह यह मामला सुलझा लेता है तो गिल्ड का प्रमुख बन सकता है। कुछ देर बाद नायक ने अपना बैग कर्मचारी को दिया और उसने कहा कि सब कुछ चेक। नायक ने धन्यवाद दिया और खुशी से मुट्ठी भींचकर सोचा, हो गया, अब वह सोवू गिल्ड के हित से बच सकता है। कुछ दिन बाद नायक ने एक और राक्षस को मारकर कहा, आखिरकार उसने इसे खत्म कर दिया। उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें लिखा था, अद्भुत उपलब्धि, पौराणिक। उसने अकेले ही 10,000 लाल फर वाले इनाम था, रेडफर्ड वुल्फ जल्लाद का पौराणिक खिताब। सबस्पेस क्रिस्टल सोख रहा था। उसने कहा, आज का काम हो गया। उसे अपना सामान व्यवस्थित करना था। फिर उसने सोचकर हाथ की किताब को देखा और सबस्पेस में फेंक दिया। कहा, वह पहले से ही वहां। अगली किताब देखी तो सिस्टम ने बताया, पुनर्जन्म की हवा, सामान्य निष्क्रिय कौशल पुस्तक घाव भरने में तेजी लाती है। उसने कहा, आखिरकार कुछ मिला। सिस्टम ने पूछा, क्या वह पुनर्जन्म की हवा सामान्य? उसने कहा, यह लोकप्रिय किताब है जिसे खिलाड़ी और आम लोग दोनों इस्तेमाल करते। इस बार उसे कुछ असामान्य नहीं मिला। फिर उसने प्रस्ताव स्वीकारा और उसका शरीर हरा चमका। उसने आश्चर्य से सिस्टम विंडो देखी जिसमें लिखा था कि पुनर्जन्म की हवा स्किल बुक नहीं पढ़ी जा सकती। उसने हैरानी से पूछा, क्या पढ़ नहीं सकते? उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। सिस्टम ने बताया कि अमृता की किताब ने पुनर्जन्म की हवा स्किल बुक को अवशोषित कर लिया। उसने पूछा, यह क्या है? सिस्टम ने कहा कि अमृता की किताब विकसित हो गई है। ऐसा कुछ नहीं बदला, पर यहां लिखा है कि यह एक विकसित कौशल है। लगता है यह रिकवरी कौशलों को सोखता है, पर कितना बड़ा है? उसने चाकू से उंगली पर छोटा सा कट लगाया। उसने सोच समझकर देखा कि घाव कैसे भरा, और बस इतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ा। कौशल सुधारने के लिए कितना सीखना जरूरी है? पर यह तो 30 मिलियन वॉन की किताब है। बहुत बुरा निवेश। कुछ देर बाद वो डंजन से निकला और सड़क पर चलते हुए फोन चालू किया। एक कॉल आई तो पूछा, स्पैम तो नहीं? फिर कॉल उठाई और ताइयोंग ने नमस्ते कहा। हैरान होकर सोचा, ये कौन है? उसने अपना परिचय दिया और एमसी ने कहा कि उसने पहले ही बताया था कि बिना शर्तें माने संपर्क न करें। उसने पूछा, क्या वो 100 अरब वॉन की बात कर रहा है? नायक ने हाँ कहा। ताइयोंग ने पीते हुए कुर्सी पर पीछे झुककर कहा कि वे मान गए हैं। उसने मिलकर तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा। नायक ने हैरानी से पूछा, सच में? उसने जवाब दिया, बिल्कुल, इतने बड़े सौदे में झूठ की कोई जगह नहीं। एमसी घबरा गया और कहा कि वो अभी शिकार पर है, आना मुश्किल होगा। क्या वो पहले अनुबंध भेज सकता है? उसने कहा, हाँ, अभी भेजता हूं। नायक ने कहा कि वो अनुबंध देखकर फिर संपर्क करेगा। उसके बाद उसने फोन काट दिया और उसने नया मैसेज देखा और कहा, शांति नहीं। कुछ देर बाद वकील ली यंगचोल ने दस्तावेज देखकर कहा कि यह एक बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव है, लेकिन कुछ शर्तें थीं जो अचानक हालात बदलने पर कुछ चीजें वापस ले सकती थीं। नायक हैरान रह गया। ये कैसी शर्तें थीं? उसने पूछा, जैसे यह हिस्सा, अगर कोई सदस्य गिल्ड की छवि खराब करे तो अनुबंध खत्म हो सकता है। असल में इस पर फैसला पूरी तरह गिल्ड के बड़े अफसरों के हाथ में है, जो थोड़ा अनुचित लगता है। साथ ही अगर सदस्य की योग्यता और व्यवहार गिल्ड के स्तर के अनुरूप न हो
तो भी अनुबंध, यह शर्त भी वैसी ही है। उसे जमा राशि का पता नहीं, पर जुर्माना बहुत ज्यादा है। अगर उसकी गलती से अनुबंध टूटता है तो उसे जमा राशि का 10 गुना जुर्माना भरना होगा। नायक दस्तावेज लेकर परेशान था और सोचा, ये बदमाश। फिर वकील ने कहा कि अगर वो जुर्माना जमा राशि में मिला दे और बेतुके बिंदु हटा दे तो हस्ताक्षर कर सकता है। उसी वक्त नायक के फोन पर कोह जिनसेन का कॉल आया। उसने हैरानी से फोन स्क्रीन देखी और कहा कि उन्हें जरूर बात करनी चाहिए। फिर वो दरवाजे की तरफ गया और कहा कि कॉल का जवाब देकर वापस आएगा। यंग चोल ने उससे सहमति जताई। उसके बाद वह छत पर गया और कॉल का जवाब दिया। जिनसेन ने पूछा कि वह कैसा है। वह उसे अनुबंध के बारे में फोन कर रहा था। शायद वह 50 अरब की राशि के लिए मान जाए। एमसी ने पूछा, क्या उनकी मांगें सचमुच इतनी ज्यादा थीं? उसने 100 अरब की जमा राशि मांगी थी, आधी नहीं। उसने कहा कि वो जानता है, पर उसे ज्यादा व्यावहारिक होना चाहिए। हालांकि शिवू गिल्ड टॉप है, पर इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल होगा। वास्तव में प्रबंधन से मुश्किल से मिली अनुमति की राशि अधिकतम 50 बिलियन थी। नायक ने कहा कि वह इस पर विचार करेगा। जिनसेन चौंक गया। क्या वह सच में गंभीर था? उसने पुष्टि की, पर पहले क्या वह अनुबंध देख? उसने कहा, बिल्कुल, वह तुरंत उसे भेज देगा। फिर नायक ने फोन पर अनुबंध देखे और वकील के दफ्तर लौट। यंग चोल ने पूछा, सब ठीक है? उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है। क्या वह भी इस अनुबंध को देख सकता है? वह मुस्कुराया और बोला, लगता है वह सचमुच एक प्रतिभाशाली। बेशक वह देख सकता है। फिर उसने नायक का फोन लेकर दस्तावेज प्रिंट किया और ध्यान से देखा। उसने पूछा, क्या यह अनुबंध पिछले वाले गिल्ड ने ही बनाया था? नायक हैरान रह गया। उसे कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि अनुबंधों की सामग्री समान है, पर कुछ हिस्से अलग हैं। अजीब बिंदु कम है, लेकिन कुल मिलाकर यह समान है। और यहां उल्लंघन का जुर्माना सिर्फ 5 गुना है, जो थोड़ा ज्यादा उचित है। एमसी ने पूछा, क्या वह जानता है कि एक गिल्ड अलग अलग अनुबंध क्यों भेजेगी? उसने कहा कि गिल्ड में आंतरिक संघर्ष था, इसलिए उन्होंने अलग अलग अनुबंध भेजे। लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद था। अगर वह चतुराई से काम लेता तो सबसे अच्छी शर्तों वाला अनुबंध चुन सकता था। नायक ने सोचा, फिर पूछा, क्या वह पहले विकल्प पर आधारित नया अनुबंध बना सकता है, बिना प्रतिकूल शर्तों के? उसने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल कर सकता। कुछ समय बाद नायक ने सेवू गिल्ड की जानकारी इंटरनेट पर खोजी और कहा, क्या गड़बड़ है? गिल्ड मास्टर जीहुन और उप गिल्ड मास्टर सोनू, क्या वे थोड़ा खेलेंगे? फिर उसने तायांग को फोन किया और अपना परिचय दिया। दूसरी टीम के नेता ने उसे पहचानकर पूछा कि क्या उसने फैसला कर लिया है। उसने कहा कि उसने सोचा था और लगता है कि जमा राशि अभी भी थोड़ी कम। क्या वह उसे 200 अरब वोन दे सकता है? उसने कहा कि अभी जवाब नहीं दे सकता, पर शायद संभव हो। नायक ने पूछा, तो 300 अरब वोन कैसे रहेंगे? तायांग है, क्या वह मजाक कर रहा था? उसने हंसकर कहा कि ऐसा नहीं है। दरअसल पहली टीम के नेता जिनसेन ने भी उससे संपर्क किया था। उसने सुना था कि वे अच्छी तरह नहीं मिल रहे थे। तायांग ने गुस्से में दांत पीसे और कहा कि वे जिनसेन से कहीं बेहतर शर्तें देंगे। नायक ने फोन रखकर स्क्रीन देखी और बोला, लगता है वे सच में एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर उसने जिनसेन को कॉल करके अपना परिचय दिया। पहले टीम लीडर ने मुस्कुराकर उसे पहचाना और पूछा कि क्या उसने अनुबंध देख लिया है। उसने जवाब दिया कि उसने इसे ध्यान से। दरअसल वह उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर। जिनसेन ने खुशी से तुरंत मिलने का सुझाव दिया। नायक ने जवाब दिया, लेकिन लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। उसने सोचा, वह किस बारे में बात? उसने कहा कि उसने हाल ही में एक नया अनुबंध भेजा है, उसे पहले इसे देखना चाहिए, फिर वे बात जारी रखेंगे। जिनसेन मान गया और उसे थोड़ा इंतजार करने को। कुछ पल बाद नायक ने पूछा कि क्या उसने इसे देख लिया। उसने हिचकते हुए हाँ कहा और एमसी ने कहा कि अगली बार अपनी समस्याएं सुलझाकर एक ही अनुबंध भेजें। और अच्छी तरह सोचने के बाद उसने तय किया। अरब बहुत कम था। जिनसेन सोचा, क्या वह किस बारे में बात कर रहा था? उसने कहा कि वह 200 अरब चाहता था, पर वो भी बहुत कम था, शायद 300,000 युआन। जिनसेन गुस्से में चिल्लाया, अरे मिस्टर ह्यून सुंग, क्या वह अब मजाक उड़ा रहा है? उन्होंने कहा, अगर वह नहीं चाहता तो आजकल आवाज फाइलें एडिट करना बहुत आसान है। सबमिशन पूरा हुआ, फिर फोन कूड़े में फेंका और कहा कि फोन बदलना होगा। 1 महीने बाद सोन्यू ने मेज पर हाथ मारकर पूछा, वह ह्यून सुंग कहाँ गया? तांग ने हिचकते हुए कहा कि वह शिकार के मैदान में भी नहीं था। वे उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उप गिल्ड नेता ने गुस्से से पूछा, वह इतना भी नहीं कर सकता, उसे हर हाल में ढूंढना होगा।
तांग ने सिर झुकाया और सोचा कि पिछले महीने भेजी गई आवाज फाइल के बाद नेता और उप गिल्ड लगातार लड़ रहे थे और गिल्ड दो गुटों में बंट गई थी। इससे पहले उन्होंने चमत्कारिक रूप से प्रवेश पुस्तक प्राप्त की और ह्यून सुंग को पाया। सोबू गिल्ड कितना भी बड़ा हो, वे जब चाहें उन रिकॉर्ड्स को नहीं देख सकते, क्योंकि अब गिल्ड में जानकारी साझा करना मुश्किल है। इससे उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यह कोई समस्या यह है कि ह्यून सुंग खुद हवा में गायब हो गए हैं। सो न्यू ने गिलास में पेय डालते हुए पूछा, क्या वह किसी और गिल्ड में नहीं जा सकता? उसने कहा कि उसे नहीं लगता। उपनेता ने पूछा, उसे नहीं लगता? फिर गिलास मेज पर पटका और चिल्लाया, क्या यही वह उसे बता रहा है? वह उसे देखना, उसे जाना होगा। अगले पल तांग ने दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। वह दफ्तर के गलियारे से नीचे गया और अन्य कर्मचारियों ने उसे सावधानी, लेकिन वह आगे बढ़ा और चिढ़कर सोचा, अरे कमबख्त, उस झूठी ऑडियो फाइल और अनुबंध के कारण अधिकांश लोग, हमें उसे जल्द ढूंढना होगा। इस बीच नायक ने हथियार कंधे पर रखा और बोला, शिकार से मिले अंक भी काम आएंगे। करो तो बहुत हो जाता है। अगले पल बिक्री की सूचना आई। हो गया। उसने देखा कि बैटरियां भी अच्छी बिक रही हैं। अब बहुत खुश होगा। बिक्री की खिड़की बहुत छोटी है। काश गेम की तरह यहां भी बड़ी मात्रा में सब कुछ जोड़ना और पंजीकृत करना संभव होता। वह बिक्री खिड़की से अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं हटा सकता। क्या व्यक्तिगत कौशल का स्तर बढ़ाने से कुछ बदलेगा? उसने सुना कि कई विक्रेता सैकड़ों हजारों उत्पाद पंजीकृत कर सकते हैं, खासकर दवा बेचने वाला रेकोमोस। स्तर बढ़ाने के लिए उसे 10 अरब अंक जमा करने होंगे। अब उसके पास जरूरी अंक आधे से ज्यादा हैं। उसे और शिकार करना हो। अगले पल एक भाला उसके सिर के पास से गुजरा। मुड़कर उसने राक्षस पर हमला किया और हाथ में ऊर्जा जमाकर जादुई गोले से अगले जानवर पर वार किया। फिर मुस्कुराकर उसने देखा कि यह सचमुच एक मुश्किल दुश्मन था। लोग यहां कभी शिकार नहीं करते। अगले पल कई राक्षस उछलकर नायक पर टूट पड़े, पर उसने हाथ में ऊर्जा जमाकर आग का गोला फेंका जो रास्ते की हर चीज को जला गया। पर कुछ जानवर आग से बचकर सीधे उसकी ओर। वह चिल्लाया, अरे वो हमला कर सकता है। फिर खुद दौड़कर रास्ते के जानवरों को काटने लगा। उनसे कुछ पत्थर गिरे और उसने कहा, बस एक बार में काम तमाम। प्रोडक्ट एक सिस्टम विंडो देखी जिसमें कहा गया था कि खरीदार क्रो से शिकायत मिली है जिसने उसका उत्पाद खरीदा था। कहते हों और विक्रेता की रेटिंग काफी गिर जाए तो उसकी गतिविधि रोक दी जाएगी। उसे सावधान रहना चाहिए। फिर से उसे बुरा लग रहा था। पहले वह शिकायत की जांच करेगा कि अगर वह अगले 12 घंटे तक प्रस्तावित कीमत पर नहीं बेचता तो उसे पछताना पड़ेगा। वह हैरान रह गया। सभी शिकायतें एक जैसी हैं। फिर उसने अपना खाता देखा। क्रो तो अलग अलग उत्पाद बेचता है। फिर नायक ने पूछा, क्या उसने सिर्फ बैटरी खरीदी? वह समझ सकता था अगर कोई कम चलने वाले उत्पाद खरीदे, जैसे तमागोची, पोलरॉइड या इलेक्ट्रिक रेजर, पर उसने सिर्फ बैटरी खरीदी, हर बार डाउनलोड की और साथ ही शिकायत भी की। अब क्या होगा? और समय से कई बैटरी निकालकर पूछा, ऐसा क्यों? आइटम रजिस्टर किया और नई सूचना आई। उसका रजिस्टर गया। उसने कहा, मुझे पता था। क्रो खरीदार से शिकायत मिलने की सूचना भी आई। उसने हैरानी से पूछा, क्या पता है? उसने कुछ आजमाने का सोचा। इधर क्रो कुर्सी पर बैठा पैर हिलाते हुए बोला, सच में? वह कब तक टिक पाएगा? सोचता है मुझे हरा देगा? नए लोगों के लिए यह स्किल वरदान थी। इस स्किल से वह जल्द मजबूत हुआ और अंत में बन गया। वह जिस ग्रह पर रहता है उसका निरंकुश शासक है, पर विशेष कौशल होने पर भी हर कोई उसकी स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। चाहे वह कितने भी अंक जुटाए, वे कभी पर्याप्त नहीं होते। खर्च करना आसान और तेज था, पर बचाना बहुत मुश्किल। नए खिलाड़ी शिकार से कमाए अंक दवा और कौशल पर खर्च करते हैं, पर कभी कभी मजेदार प्राणी भी मिलते हैं। वे अपने ग्रह पर मिलने वाले विशेष सामान बेचकर अंक कमाते हैं। चाहे वह कितना भी बड़ा एकाधिकारी हो, भारी पूंजी के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। वह नए लोगों का अच्छा माल खरीदता है, फिर शिकायत करता है जब तक उन्हें 3 महीने के लिए रोका न जाए। 3 महीने बाद यह सब फिर से दोहराता है। चाहे वह कितना भी जिद्दी हो, अंततः उसे हार माननी ही। अंत में एक निश्चित समय पर
तय मूल्य पर सामान बेचने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बेशक वह खुद एकाधिकारी बन जाएगा। अगर वो विद्रोह की सोच रहा है तो फिर से काम रोकने की शिकायत करता है। फिर उसने सोचकर हाथ में बैटरी देखी, सिस्टम विंडो देख पूछा, ये खत्म हो गए? नायक मुस्कुराकर सिर खुजलाते हुए बोला, सब बिक गया, उसे और खरीदना चाहिए। कुछ देर बाद वह दुकान पर आया और जरूरी सामान लेकर बाहर निकला। कर्मचारियों ने झुककर धन्यवाद दिया और अलविदा कहा। उसने जवाब दिया और फिर पोमचोन मोटल पहुंचा। बक्से खोलते हुए बोला, लगता है वो व्यापार रोककर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो पहले से काफी चीजें बेच चुका है तो उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर बैटरी देखकर बोला, चलो दूसरा राउंड शुरू होगा। नायक ने सिस्टम विंडो देखकर हैरानी से कहा, कोई शिकायत नहीं है, लगता है दूसरे खिलाड़ी भी खरीदने लगे हैं। पर वो दोगुनी कीमत पर भी खरीदेगा क्या? इस रफ्तार से वो उसे जिंदा निगल जाएगा, क्योंकि फायदा तो होगा ही। इस बार वो कीमत 3 गुना बढ़ाएगा। रात होते होते सिस्टम ने बताया कि उसने 10 अरब से ज्यादा पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। वो एक दुर्लभ रैंक तक। अब वो वीरोचित क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल कर खरीदने लायक चीजों की लिस्ट बढ़ा दी गई है। बिक्री विंडो को बढ़ाकर 100 आइटम कर दिया गया है। जमा पॉइंट्स देखकर एमसी ने कहा, पहले तो ये सब पसंद नहीं था, पर अब इस लड़ाई के लिए वो सच में शुक्रगुजार। वैसे कीमत को और बढ़ाना खतरनाक है, क्योंकि शिकायतें अब बिक्री के बराबर हो गई हैं। क्या उसे धीरे धीरे मात्रा बदलकर उत्पाद का नाम बदलना चाहिए? उसने सोचा कि वह इसे खरीद सकता है। इस बीच क्रो ने सिस्टम विंडो देखकर पूछा, क्या वह सच में अब हार मान लेगा? उसे थोड़ा आराम करके ठीक होने की जरूरत है। घाटे को फायदे में बदलने में काफी वक्त लगेगा। आखिरकार चौगुनी कीमत बढ़ोतरी परेशान करती है, पर ऐसे चलता रहा तो मुश्किल होगी। वह 4 गुना कीमत बढ़ोतरी झेल सकता है। पागलपन, यह आदमी भी अपनी हद पर पहुंच चुका है। फिर उसने हैरानी से सिस्टम विंडो देखी और पूछा, क्या? सिस्टम ने पूछा, क्या वह कैंपिंग के लिए साधारण क्वालिटी की बड़ी बैटरी खरीदना चाहता है? खरीद के बाद माल न वापस होगा न बदला जाएगा। वो चिल्लाया, ये मूर्ख, क्या उसके पास ऐसा सामान है? उसने 70 से ज्यादा बैटरियां रजिस्टर की। अगर वो सब खरीदे तो करीब 2.1 अरब पॉइंट्स लगेंगे। उसने सोचा, क्या इतने पॉइंट्स फिर खर्च करना सही है? अगर सफलता पक्की हो तो वो 2.1 अरब नहीं 100 गुना ज्यादा लगा सकता था। एक समस्या है, उसे नहीं पता वो कहां तक जा सकता है। चिंता में वो कुर्सी पर घुटने गले लगाए बैठा। फिर सिस्टम विंडो हटाकर बोला कि वो यहीं रुकेगा। नोटिफिकेशन आया, उसका रजिस्टर किया, प्रोडक्ट बिक गया। उसने देखा कोई शिकायत ना होने से लगा कि दूसरे ने हार मान ली। है हाई कैपेसिटी बैटरी उन्होंने खरीदी, जिन्होंने पहले भी उससे कुछ लिया था। फिर उसने हंसकर पूछा, अब इसे कौन खरीदेगा? उसने कान खुजलाया और कहा कि इस व्यक्ति की वजह से उसे योजना से पहले ही बेचने का फैसला लें। कुछ देर बाद वह बाहर गया और ऊपर देखकर बोला, साधारण सामान ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है तो ज्यादा खरीदना अच्छा रहेगा। फिर वह एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर गया। इधर राक्षसी ने सिस्टम विंडो को देखकर पूछा, होम आर्केड मशीन? सिस्टम विंडो ने कहा, हाँ, होम आर्केड मशीन, साइज 13, 2 लोग खेल सकते हैं। एलईडी सिस्टम। सिस्टम ने कहा, एक कार्ट्रिज में 8000 से ज्यादा गेम हैं जो इस मशीन से चलते हैं। उसने हाथ में कंसोल देखा और सोचा कि पता नहीं ये कितना अच्छा है, पर क्या खरीदने लायक है। इधर नायक मोटर लौटा और सिस्टम विंडो देखकर पूछा, नया स्किल लेवल पुराने से कितना अलग है? सिस्टम ने बताया कि जमा अंक 14,322 700,000 हैं। 67,124। वह चकित। उसे वीर स्तर तक बढ़ाने की सूचना मिली। खिलाड़ी को 1 खरब अंक जुटाने होंगे। वह हैरान रह गया, 1 खरब? कठिनाई स्तर इतना क्यों बढ़ गया? फिर उसने सोचा, शुरू में उसका रास्ता मुश्किल था। उसने जरूरी चीज पाई और कहा, अमृत, दिव्य औषधि। 24 घंटे में दोबारा लेने पर असर नहीं हो। वह इसे वीर स्तर पर ही खरीद पाएगा। क्या 100 पद जोड़ने के अलावा कुछ और है? वह समीक्षाओं में रुचि रखता था। गेम कंसोल की समीक्षाएं। बार्टोक ने लिखा, मजेदार और सस्ता समय काटने का। ब्राल हैरान था, और यह सस्ता है? इससे कोई क्षमता भी नहीं मिलती। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। चिन जुलिन ने कहा, अगर वे पॉइंट्स बर्बाद नहीं करना चाहते तो न खरीदें। बार्टोक बोला,
भिखारी जो सिर्फ जीने और खाने पर पॉइंट्स खर्च करते हैं। एमसी ने पूछा, ये क्या है? उसने इलेक्ट्रिक रेजर की सामान्य। ये तो दिलचस्प है, इसे कभी नहीं खरीदना चाहिए। यह सिर्फ एक काम ठीक से करता है, दाढ़ी ट्रिम करना। मेकोविस और ताशा उससे सहमत। नायक ने पूछा, वे दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या लिखते हैं? उसने ताकत बढ़ाने वाला सामान्य। बार्टोक ने लिखा कि वह इसकी सिफारिश नए खिलाड़ियों के लिए सबसे जरूरी और सिर्फ 5 मिलियन की। निशियो सहमत थी और तेरू ने लिखा कि ऐसे कई विक्रेता हैं, उन्हें बिना सोचे समझे नहीं खरीदना चाहिए। उन्हें 50 लाख अंक तक की कीमत का सामान। नायक ने देखा कि बार्टोक हर जगह है। क्या उसने नए उत्पादों की समीक्षा की? उसने उत्पाद खोला, एक बड़ी क्षमता वाली बैटरी। साधारण। बार्टोक ने लिखा कि यह बैटरी से काफी बेहतर है, पर उसे लगता है कि विक्रेता ग्राहकों को सिर्फ पैसे की मशीन नहीं समझता। अगर बड़ी बैटरी है तो उसने अभी क्यों अपलोड की? हाँ, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा बेच सके। उसे लगता है कि कई लोगों ने साधारण बैटरी खरीदी क्योंकि उपकरण उसी से चलते हैं। वह भी उन्हीं में से एक, ताकि मदद और जरूरत के लिए बहुत सारी बैटरी खरीदी। लेकिन जैसे ही उसने मदद की, ये सारी बैटरियां बेकार हो गईं। अनुमान, अगर ये बैटरी इतनी बिकती हैं, तो शायद इससे भी ताकतवर कुछ है। बीपर ने लिखा कि वह उससे सहमत। समय के साथ खरीदी गई बड़ी बैटरी भी कचरा बन जाएगी। सच कहूं तो उसे लगता है कि बड़ी बैटरी की कीमत भी बहुत ज्यादा है, कि इसे न खरीदना असंभव है क्योंकि यह बहुत सुविधा। उसे लगता है कि उसे इसकी लत लग गई है। सुदबी ने सलाह दी कि न खरीदें क्योंकि खरीद बटन दबाते ही वे फंस सकते हैं। हमें एक समूह बहिष्कार की जरूरत, तब कीमत 100% गिरेगी। एमसी ने कहा, यह कड़ी समीक्षा है, पर कुछ चीजें जादुई पत्थर से चल सकती हैं। लेकिन ऐसी चीज की कीमत, यहां तक कि पृथ्वी पर भी, बहुत ज्यादा थी। वह इसे बेच नहीं सकता भी नहीं है। वह बिस्तर पर लेटा और बस सामान देखने लगा। कुछ देर बाद उसे एक दिलचस्प चीज मिली और उसने कहा, एक पालतू जानवर। सिस्टम ने कहा, आज्ञाकारिता की मुहर वाला लाल ड्रैगन का अंडा। यह तुरंत बच्चा पहले व्यक्ति का पालन करेगा जिसे वह देखता है। नायक, और कीमत कैसी है? बार्टोक ने लिखा कि इसे पालना बहुत कठिन है। अगर ज्यादा डील दी तो मालिक पर हमला कर सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। सेवा करेगा। गोडेन अब्रू ने लिखा, 300 अरब पॉइंट्स बहुत महंगा है। नायक ने कहा, उनके लिए पालतू जानवर सिर्फ शौक की चीज है। तकिए पर पौराणिक रैंक का अमृत कितना महंगा होगा? इस वक्त क्या हुआ? जवाब देकर मां ने पूछा, क्या तुम सौ गिल्ड के त्योंग को जानते हो? उसने पूछा। त्योंग? उसे यकीन नहीं कि दूसरी भर्ती टीम का प्रमुख है। रहे हैं और पूछा क्यों? उसने बताया कि वह व्यक्ति उनके घर आया। वह गुस्से में था। उनके घर? उसने हाँ कहा। वो अब दरवाजे पर है। क्या उसे अंदर आने? उसने कहा कि वो खुद उसे बुलाएगा और किसी भी हाल में दरवाजा न खोलें। वह हैरान थी। क्या वो अच्छे इरादे से नहीं आया? उसने कहा कि बाद में बताएगा। कि वो सदा परेशान। चिंता न करें। वह मान गई और फिर नायक ने त्योंग को फोन किया, जो खुश था। वह वाकई उत्सुक था। उसकी पुकार पर नायक गुस्से में पूछा, वो क्या कर रहा है? वो उसकी मां के घर क्यों आया? हंसकर बोला, वो बहुत उत्तेजित लग रहा है। पहले उसे शांत होना चाहिए। वो सिर्फ अच्छे इरादे से आया था। उन्हें पिता की हालत पता थी। अकेले संभालना मुश्किल होगा। मां को सच बताना चाहता था। एमसी बोला, वे मां से नहीं, उससे अनुबंध करना चाहते हैं। टोंग ने कहा, सही है, पर यह फैसला परिवार से सलाह लेकर होना चाहिए। उसने कहा, यह उसका काम नहीं है। टोंग ने देखा कि वो बहुत कठोर था। उन्होंने मांगी रकम दी, फिर वो इतना जिद्दी क्यों था? वो नाराज था। ऐसा अनुबंध भेजकर अभी भी पूछ रहा था। टोंग ने पूछा, क्या बात है? क्या वो किसी बात से नाराज था? नायक हैरान था। क्या उसे सचमुच नहीं पता था? उसने वकील से पूछा। ये सिर्फ छोटी गलतियां नहीं थीं। टोंग ने कहा कि यह अनजान परिस्थितियों के लिए बस एक सुरक्षा था। अगर वह सचमुच वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी था जो वे चाहते थे, तो कोई समस्या नहीं होगी। एमसी ने कहा, और अगर वह वैसा नहीं था
तो उसकी स्टेटस विंडो बेकार खुलेगी। वह मुस्कुराया और कहा कि अच्छे से सोच लें। वे सेवु गिल्ड थे। नायक ने सोचा, अगर अनुबंध में स्टेटस विंडो खोलने की शर्त न होती तो वह साइन कर देता, पर लगता है सेवु गिल्ड कभी नहीं मानेगी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर बस इतना ही चाहते हैं तो वह कॉल काट रहा है। इसके तुरंत बाद वह अपना नंबर बदल देगा ताकि वे उसे न पा सकें, और अगर वे फिर उसकी मां को तंग करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। क्या घमंडी लड़का है। फिर उसने अधीनस्थ को बुलाकर पूछा कि क्या उसका पता मिल गया। अधीनस्थ ने इसकी पुष्टि की और पूछा कि वह कहां था। उसने जवाब दिया, यहीं पर। तो क्या यह ऑसन गिल्ड का क्षेत्र नहीं है? कर्मचारी ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि वो ह्यून गिल्ड से संपर्क करें और बताएं कि वे शुरू। फिर उसने फोन काटा और कहा, नहीं, वे उसे नहीं मारेंगे, पर अगर डराएंगे तो वह खुद ही उसके पास भागेगा। कुछ देर बाद नायक फिर स्टोर में खरीदारी कर रहा था और कहा कि उसे जितना सेल विंडो अनुमति दे रही है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन से गुजरा, फिर एक महंगे कपड़ों की दुकान गया। कुछ देर बाद उसने तय किया कि इतना काफी है। फिर वह पोर्टल में गया और मसल्स खींचने के बाद शिकार का वक्त आ गया। कई राक्षस सीधे उस पर झपटे, पर उसने हथियार घुमाया और आसानी से दुश्मनों का सिर काट दिया। फिर उसने पीछे से हमला करते एक और राक्षस को पकड़ा। बचे राक्षसों के समूह पर निशाना साधा। 5 घंटे बाद नायक ने कहा कि वह समाप्त हो गया था। उसके सामने सिस्टम विंडो दिखी। अद्भुत उपलब्धि, पौराणिक। उसने अकेले 10,000 उच्च श्रेणी के मानव रूपी मेंढकों को मारा था। इनाम था मानव रूपी मेंढक जल्लाद का पौराणिक खिताब। वह मुस्कुराया, सोचा था उससे पहले ही खत्म हो गया। फिर फोन स्क्रीन देखकर बोला, ठीक है, आज गॉब्लिन डंजन जाने का वक्त है। कुछ डाकू पीछे थे। नेता ने पूछा, यही है वो? साथी ने कहा, हाँ, और पीछा करने को कहा। फिर उसने पीठ पर रखे हथियार की ओर हाथ बढ़ाया। इधर एमसी ने डंजन में प्रवेश किया और पहली बार इतने बड़े जंगल में शिकार का मैदान देखा। तो क्या उसे चुपके से अंदर जाना चाहिए? उसने द्वार पर पहरेदारों को देखा और चुपके से बिना देखे निकल गया। गॉब्लिन देखकर बोला कि यहां उसे कोई नहीं देखेगा। तो क्या अब शुरू करें? फिर उसने हाथ में ऊर्जा केंद्रित कर गोब्लिन पर जादुई गोले दागे, राक्षसों को मारते हुए। फिर उसने दूसरे राक्षस समूह पर आग का गोला फेंका। बाद में बगल देखकर उसने पाया कि एक और समूह आ रहा था। मुस्कुराकर बोला, वे चालाक हैं। फिर उन पर जादुई हमले कर राक्षसों को मार गिराया। अगले पल उसने महसूस किया कि एक तेज सुई उसकी ओर आ रही है। वह मुड़ा और बगल देखकर बोला, उस तरफ से। कई गोब्लिन ने निशाना लगाया और अगले पल सुइयां छोड़ दी। नायक ने कहा, चोगा सच में मजबूत है। फिर बचे विरोधियों को आसानी से मारा और ऊंची डाल पर चढ़कर कहा कि अब खत्म करने का वक्त है। उसने एक गोब्लिन का चेहरा पकड़ा और उसे तेजी से जमीन पर पटक दिया। बाकी राक्षस उसे हैरानी से देखते रहे, पर वह आगे बढ़ा और उनके सिर काट दिए। फिर उसने कहा, हो गया। हाथ आगे बढ़ाकर उसने एक सब स्पेस खोला जिसमें पत्थरों को खींचना शुरू किया। फिर बगल में देखकर पूछा, कोई बचा है क्या? वह आदमी चिल्लाया, किस मूर्ख ने हमारे इलाके में यह गड़बड़ की? नायक ने भ्रमित होकर पूछा, सच में खिलाड़ी? शिकारी ने कुछ दिखाते हुए कहा कि वह एमएस। उसने भ्रमित होकर पूछा कि नायक उनके इलाके में क्यों शिकार कर रहा था। ह्यूनसुंग ने शांति से जवाब दिया कि उसने भी वही प्रवेश शुल्क दिया है, तो यह उनका इलाका कैसे और उसका क्यों नहीं। शिकारी ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और कहा कि वे रोज यहां शिकार करते हैं, तो यह जगह उनकी ही है। चूंकि नायक उनके इलाके में शिकार कर रहा था, उसे सारे पत्थर उन्हें दे देने चाहिए। मारे गए राक्षसों के लिए माफी के तौर पर एमसी अपना सारा सामान उन्हें दे देगा। ह्यूनसंग को लगा कि वे पागल हैं। उसने ऐसे मामलों के बारे में पढ़ा था, पर कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ऐसी स्थिति में फंस जाएगा। नायक ने कड़ाई से कहा कि उन्होंने बड़ी गलती की है। शिकारी ने भयावह मुस्कान के साथ कहा कि एमसी अच्छी तरह से नहीं समझ रहा। ह्यूनसंग ने सोचा, काल कोठरी में आधुनिक हथियार तो चलते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। ऐसे में खिलाड़ियों के बीच झगड़े पर अन्य खिलाड़ियों की गवाही ही काम आती है। काल कोठरी में खिलाड़ियों का मरना आम बात है। ऐसी घटनाओं को राक्षसों से लड़ते समय खिलाड़ियों की लापरवाही का नतीजा माना जाता है, और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। ऐसे अपराधी जो दूसरे खिलाड़ियों का सामान छीनते हैं और कभी-कभी उन्हें मार भी डालते हैं। एमसी ने राक्षसों के शवों को देखा और सोचा, क्या इतनी तबाही देखकर भी वे उन पर हमला करेंगे? शिकारी ने देखा कि नायक उन्हें समझ नहीं पाया था, तो अब वे उसे दिखा देंगे। शिकारी ने हमले का आदेश दिया और उसके साथ ही युद्ध में। ह्यूनसुंग ने शांति से आंखें बंद कर कहा, यह धीमा था। उसने नीचे देखा तो एक भाला। नायक ने तुरंत अपना हथियार थामा और विरोधियों को देखा।
उसने झटपट तलवार घुमाकर शिकारी का हथियार काट दिया। नायक ने दुश्मन को जोरदार लात मारी, शिकारी तेजी से उड़ गया। ह्यूनसुंग ने अपनी मुट्ठी से शिकारी की ठुड्डी पर वह शांति से रुका और बाकी विरोधियों को देखा। गुस्से में शिकारी चिल्लाया, मर जा तू! विरोधी तेजी से लड़ाई में कूद पड़े। नायक ने एक ही वार में प्रतिद्वंद्वी की तलवार काट दी। उसने शिकारी के मुंह पर लात मारी, वह धड़ाम से गिरा। वह उछला और हथियार को प्रतिद्वंद्वी के चेहरे के पास लाया। शिकारी झुका और नायक के पीछे दौड़ा। कंधे पर खरोंच लगी। नायक गुस्से में आया और तुरंत हाथ प्रतिद्वंद्वी के सिर पर रखा। उसने शिकारी का सिर जोर से जमीन पर पटक दिया। एमसी ने क्रोध में दांत भींचे और उन्हें पागल कहा। उसने सिर घुमाया और दौड़ते विरोधियों पर ध्यान दिया। संग ने शांति से हाथ उठाया, पोर्टल बनाया और पूछा, ऐसा है? उसने नायक मुस्कुराया और अचानक जंगल से चीखें सुनाई दीं। उसी समय जान वोह्युन जंगल में खड़े मुस्कुराए। सोचा वे अच्छा कर रहे थे। सिर्फ एक पैर तक सीमित रहेंगे। वह जंगल से निकला और एमसी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। ह्यूनसुंग ने पूछा, क्या यह सुरक्षा विभाग का कर्मचारी है? वोह्युन ने उसे कड़ी नजर से देखा और चुप रहा। नायक तनाव में आ गया और शिकारी मुखिया की ओर मुड़े। वोह्युन ने पूछा, क्या एमसी ने उसके अधीनस्थों को हराया? ह्यूनसुंग ने शांति से कहा कि उन्होंने पहले छेड़ा। तलवार नायक की ओर तेजी से बढ़ी, पर उसने तुरंत ढाल से वार रोक दिया। वोह्युन ने डरावनी मुस्कान के साथ सोचा, एमसी कौन है? कैसे एक नौसिखिया बिना पेशे के मेरा हमला रोक सका? नायक इस डंजन के लिए काफी नहीं है। वोह्युन ने मुस्कुराकर हंसी दी। उसने भयभीत नजर से कहा कि वह नायक से तंग आ गया है। वोह्युन हर काम सावधानी से करने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए हथियार घुमाया और कहा कि लगता है एक टांग से काम नहीं चलेगा। वोह्युन तेजी से एमसी की ओर बढ़ा और ह्यूनसुंग तनाव में आ गया। वोह्युन हमला करने के इरादे से ऊपर कूदा। वह मुस्कुराया और नायक के चेहरे को देखा। उसने तलवार से वार किया, पर एमसी ने ढाल से रोक लिया। वोह्युन भयानक मुस्कान दिया। ह्यूनसंग ने सोचा, प्रतिद्वंद्वी वोह्युन हाल के प्रतिद्वंद्वियों से भिन्न था। उसकी शक्ति और गति नहीं। वोह्युन सब में श्रेष्ठ है, तलवारबाजी में बेहतर, और ह्यूनसुंग की तलवार भी उत्कृष्ट है। ढाल न होती तो वह सचमुच पहले वह यहां से निकलेगा। एमसी ने अग्निभाला बनाया। वोह्युन तनावग्रस्त हुआ। भाला नेता के चेहरे पर उड़ा। शक्तिशाली विस्फोट हुआ। वोह्युन काले धुएं में खड़ा खांसता रहा। ह्यूनसंग तेजी से जंगल की ओर भागा। वोह्युन क्रोधित झुलसे बालों से चिल्लाया, इस कीट की हिम्मत! नायक हैरान, सोचा यह घातक वार नहीं था। व्यर्थ में उसने रोकने की कोशिश की। शत्रु तेजी से उसकी ओर दौड़ा और तलवार चला। तलवार नायक की ढाल पर टकराई। एमसी तुरंत नीचे बैठा, दुश्मन का वार टाल दिया। वोह्युन ने भ्रमित होकर इधर उधर देखा। वह हमला करने के इरादे से तेजी से उछला। ह्यूनसुंग दुश्मन को देख मुस्कुराया। उसने अग्निभाले से धरती पर वार किया। धमाका हुआ। वोह्युन ने क्रोध से मुंह फेरा, खांसा और चिल्लाया, तुम पागल हो! उसने धुएं में तलवार तानी, पर एमसी ने रोक दिया। विश्वास से मुस्कुराया। नायक को देखा और पहचाना। ह्यूनसुंग ने अपनी ओर आता हथियार देखा। वह तुरंत किनारे हटा। सोचा कुछ गड़बड़ है, शत्रु यहां नहीं था। उसे मारने के लिए एमसी ने पीठ पीछे ढाल रखकर घुटने टेके। उसने नेता पर आग का भाला फेंका और धमाका हुआ। वोह्युन ने हथियार से मुंह ढककर कहा, यह पागल फिर शुरू हो गया। तुरंत एक और धमाका गूंजा। वोह्युन गुस्से से खांसा। पेड़ों के बीच धुएं के बादल उठे। नायक जंगल में भागा और पूछा, क्या खरीदना चाहिए? उसने सिस्टम विंडो छुई और बोला, यह क्या है? करीब 20 अरब पॉइंट्स। सिस्टम पूछता है, क्या आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किताब खरीदेंगे? खरीदने के बाद वापसी या बदलाव संभव नहीं। एमसी ने कहा, हां बिल्कुल, और एक किताब उसके हाथ में। सिस्टम पूछता है, क्या आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं? पैसिव स्किल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सीख लिया गया। ह्यूनसियोंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपने हाथ को देखा और कहा, यह अच्छा है। उसने सिर उठाकर दुश्मन की ओर। वोह्युन ने कहा कि भागने का कोई फायदा नहीं है और नायक से आत्मसमर्पण करने को कहा। लगता है नायक ने पहले ही हार मान ली है। ह्यूनसियोंग ने तलवार निकाली और सोचा कि 60 सेकंड में दुश्मन को निहत्था कर देगा। वोह्युन भयानक मुस्कान के साथ लड़ाई में कूदा और नायक को मूर्ख कहा।
नायक ने दृढ़ता से सोचा कि वह उसे पकड़ सकता है। अचानक यूना उनके बीच जमीन पर आ गिरी। ह्यून सियोंग ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? यूना ने नेता को देखा और वह हैरानी से अपने हथियार को देखता रहा और यूना ने शांति से कुल्हाड़ी उठा ली। उसने कुल्हाड़ी को घुमाया और नेता के चेहरे के पास ले आई। नायक सन्न रह गया और वो ह्यून माथे पर चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ा। एमसी ने हैरानी से सोचा, यह क्या हुआ? यूना ने मुस्कुराकर ह्यून सियोंग का स्वागत किया। उसने पिछली मुलाकात में थोड़ा रूखा व्यवहार करने के नायक को लगा जैसे वह उससे पहले कहीं मिला था। उसे याद आया कि यही वह लड़की थी जिसने उसे दुर्लभ अमृत दिया था। एमसी ने तुरंत झुककर उसकी मदद के लिए धन्यवाद दी। यूना ने खुशी से कहा कि उल्टा उसे माफी मांगनी चाहिए। दरअसल वह शुरू से ही उसे देख रही थी। ह्यून सियोंग चौंका। यूना ने कहा कि वह पहले काम से ही उन्हें देख रही थी। उसने पछतावा जताया कि वह पहले हस्तक। नायक ने उलझन में पूछा, कौन से काम? यूना ने बताया कि वे लोग आदतन अपराधी थे। एमसी मुस्कुराया, सिर खुजलाया और कहा कि शायद वह सबूत जुटा रही थी, कि वह बस ह्यून सियोंग की क्षमता जांचना चाहती थी। यूना ने छाती पर हाथ रखा और कहा, मैं प्लेयर्स एसोसिएशन की निरीक्षक हूं। यूना उन लोगों के पीछे नहीं बल्कि नायक की वजह से यहां आई थी। एमसी ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है। यूना ने सुझाव दिया कि वे पहले बाहर जाकर बात करें। उन्हें पहले उन लोगों का निपटारा करना है।